तो दोस्तों तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा गैंगस्टर का एपिसोड 6 और मैंने एपिसोड 5 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप पहले वो देख के आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके स्टार्ट में वहीं से दिखाते हैं जहाँ पे आइलैंड के ऊपर शहद के अंकल का एरोप्लेन आ गया होता है और सभी लोग बाहर आ गए होते हैं उसमें से। और हमें दिखाते हैं उन लोगों को रोकने के लिए बहुत सारी गाड़ियां भी आ गई होती हैं वहाँ पे। और वहाँ पे उन गाड़ियों में से बहुत सारे गार्ड निकलते हैं अपने हाथ में गन लेके, ताकि वो शहद के अंकल और उन सभी लोगों को रोक सकें। और हमें दिखाते हैं कि उन्होंने पॉइंट आउट कर ली होती है गन उनकी तरफ। तो ये लड़का बुरी तरीके से डर गया होता है, अपने हाथों को कर देता है। और ये सब लोग एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर जो ये लड़का डर गया होता है वो एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है इन लोगों से कि हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, अपनी गन नीचे करो और जाके चेयरमैन जैक टैरन को बोलो कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं वो लोग मुझे जानते हैं, प्लीज जाके बोल दो उनसे। और ये गार्ड एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। उसके बाद सैद के अंकल बोलते हैं इनसे कि जाओ अपने चेयरमैन जैक टैरन को इन्फॉर्म कर दो कि सनशाइन ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं कोरिया से यहाँ पे मैच देखने के लिए। और ये गार्ड यही बात अपने माइक से बता रहा होता है ऊपर। उसके बाद बोलता है हाँ ठीक है सर। और फिर वो सभी अपनी गन नीचे कर लेते हैं, बोलते हैं कि उन्होंने हमसे बोला है कि आप लोगों को वहाँ पे लेके जाएं हम, पर उससे पहले हमें आपकी चेकिंग करनी पड़ेगी ताकि हम आपसे फ़ोन और आपके वेपन ले सकें। और जिनके पीछे विक्टर की चेकिंग हो रही होती है, जिन किसी को देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाता है गार्ड बॉब की रॉड निकाल लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। और बॉब ये देख के एकदम शॉक में होता है और एकदम रोने लगता है, बोलता है नहीं मेरी आइडेंटिटी अगर तुम वही ले लोगे तो मेरा क्या मतलब है। लेकिन गार्ड उससे बोलता है प्लीज सर आप कार के अंदर बैठ जाइए। और हमें दिखाते हैं ये ड्रोन भी वहां से देख रहे होते हैं इन लोगों को। और जिन इन्हीं ड्रोन को देख रहा होता है और हमें दिखाते हैं कि जैक टैरन इन सभी को देख रहा होता है। फिर हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं विक्टर का पूरा नाम। और उसके नीचे लोड हो रहा होता है उसकी सारी वीडियोस जिसके अंदर उसने मैच लड़े होते हैं। उसका हमें दिखाते हैं जिनकी फोटो उसका नाम पूरा लिखा हुआ होता है। और इसके नीचे उसकी वीडियो आ रही होती हैं जितनी भी नेट पे डली होती हैं फाइट की उसकी। और इसके अंदर सीजन 2 की फोटो होती है जब उसने मास्टर बैंक के डिसिप्लिन के साथ फाइट की होती है। और लास्ट में शायद के साथ जो फाइट की थी उसकी वीडियो होती है। और जैक टायलर नहीं देख रहा होता है, एकदम हंस रहा होता है, बोलता है ओहो अब आएगा मजा। उसका हमें दिखाते हैं ब्रॉक जो बेड पे लेटा हुआ होता है, इसका वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने विक्टर खड़ा हुआ होता है। वो बोलता है उससे कि ऐसा लगता है कि तुमने अच्छे से सोया है। और ब्रॉक एकदम खड़ा होता है, बोलता है क्या तुम यहाँ पे, तुम कैसे। और जब वो अपने साइड में देखता है तो वो और ज्यादा शॉक हो गया होता है। तो वहाँ पे जिन खड़ा हुआ होता है, बोलता है जिन तुम। और जिन बोलता है हाँ मैं, अच्छा लगा तुम जिंदा हो ये देख के। और जिन के पीछे से वही लड़का आ रहा होता है जो ब्रॉक की वीडियो बनाता था फाइट की। और फिर ब्रॉक बोलता है पर तुम दोनों यहाँ पे आए कैसे। और जिन ब्रॉक को बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कोरिया से यूएस आया, पर तुम वहाँ पे नहीं मिले। उसके बाद हमने इस लड़के को ढूंढा और लास्ट में हम यहाँ पे आ गए सैद के अंकल की मदद से। और उसके पीछे से वो लड़का एकदम हाई कर रहा होता है ब्रॉक को, और ब्रॉक उसे ही देख रहा होता है बिना कोई रिएक्शन के। उसको हमें दिखाते हैं बॉब जो एकदम बहुत ज्यादा खुश होता है, एकदम बोल रहा होता है चेयरमैन आप, और एकदम गले लगने जा रहा होता है लेकिन सैद उसे रोक देता है बीच में ही। उसका वो बोलता है बॉब से पर बॉब ब्रदर आप यहाँ पे आए कैसे। और बॉब सच से बोल रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं चेयरमैन, अगर मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा तो मैं और किसी के लिए काम नहीं करूँगा। आप जानते हैं ना हम लोगों ने प्रॉमिस किया था। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है एकदम गुस्से में। उसको शायद क्यों हम बोलती हैं शायद के अंकल से कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई होगी यहाँ तक आने के लिए। लेकिन शायद के अंकल बोलते हैं नहीं बस मैंने अपना काम किया है मैम। उसके बाद मॉम बोलती हैं कि जैसा आपने कहा है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता है। और अंकल बोलते हैं हाँ आपने सही बोला, सोफी के फादर ने कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए एक हफ्ते का समय इकट्ठा कर सकते हैं। पर मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम लोग वहाँ पे 3-4 दिन के अंदर पहुँच जाएँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि हम तैयार भी रह सकें आगे जो होगा उसके लिए। और शायद उन्हीं की बातें सुनना होता है, उसने बॉब को पकड़ा हुआ होता है अभी तक। उसके बाद मॉम बोलती हैं शायद से ये कहा है तुम्हारे अंकल ने, तुम क्या कहते हो शायद इसके बारे में। और शायद उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता। उसके बाद मॉम बोलती हैं बेटा बोलो कुछ। फिर शायद बोलता है एक दिन, बस मुझे यहाँ पे एक दिन और रहने दीजिए। पर मॉम सच से बोलती हैं क्या तुम्हें सचमुच ऐसा करना होगा, पर तुम जो ये करोगे उससे सिर्फ दूसरों को नुकसान ही पहुंचेगा। और शायद मॉम की बातें सुनना होता है। उसके बाद वो बोलता है सॉरी मॉम, पर मेरे सीने के अंदर अभी एक ऐसी आग जल रही है जिसे बुझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मॉम सीधा देख रही होती हैं और सोच रही होती हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे सच में जीतना होगा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जीतूं। और फिर सैद की हम सैद की तरफ देख रही होती हैं तो उन्हें दिखते हैं सैद के डैड, क्योंकि वो भी ऐसे ही बोलते थे बिल्कुल जब फाइट की बात होती थी। और शायद को हम यही देख रही होती हैं, उसका वो मान जाती हैं हाँ ठीक है। और शायद उन्हीं तब देख रहा होता है, उसका बोलता है हाँ ठीक है कल के लिए ना। और फिर मॉम बोलती हैं शायद के अंकल से कि ठीक है फिर हम कल शाम को निकलेंगे, क्या ये पॉसिबल है। और अंकल बोलते हैं कि जब तक हम जैक के साथ नेगोशिएट कर लेंगे और अगर वो बात अच्छे से हुई तो फिर हम जल्दी से जल्दी जा सकते हैं वापस। और फिर मॉम बोलती हैं अंकल से कि ये जितना ज़्यादा आसान दिखता है ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि जैक टायरॉन वो ऐसा ही आदमी नहीं है। और अंकल बोलते हैं हाँ मैम मैं ये जानता हूँ पर आप चिंता मत करिए।
मैंने पहले से प्रिपरेशन तैयार कर ली है और जैसे ही शायद का मैच खत्म होगा हम वैसे ही यहाँ से निकल जाएंगे कल। और शायद को हम एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं ये बात सुन के, उसके बाद वो सब वहीं पे बैठे होते हैं। लेकिन अकीरा बोलती है, चेयरमैन ऐसा लगता है कि मिस्टर वो बेहोश हो गए हैं। और शायद बोलता है, ओह हाँ अच्छा मैंने देखा नहीं था। तो उसका हमें दिखाते कॉरिडोर के अंदर कोई आ रहा होता है और ये कर्नल होता है जो अपने रूम के अंदर आता है और गेट खोल के अंदर देख रहा होता है। उसका वो सामने की तरफ जाता है, टेबल पे वॉकी टॉकी रखा होता है और फिर हमें दिखाते हैं एक विलेज जो अफ्रीका में होता है कहीं पे। उसके अंदर हमें दिखाते हैं बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जिनके हाथ में गन होती है, उन्होंने कपड़े हुए पहने हुए होते हैं और वो सभी को मार रहे होते हैं गोलियां चला चला के, सामने किसी को नहीं देख रहे होते। और फिर हमें दिखाते हैं इनके सामने एक आदमी होता है जिसके हाथ में कोई भी वेपन नहीं होता और इसने उसकी तरफ गन कर रखी होती है, पर फिर भी ये उसे मार देता है बिना कुछ सोचे समझे। और फिर हमें दिखाता है इसके वॉकी टॉकी पे कॉल आ रही होती है और ये सोचता है क्या अब किसकी है। उसका दो उठाता है, बोलता है, हेलो कैप्टन, क्या हुआ, पर मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप मुझे बाद में फ़ोन कर सकते हैं। और ये जैक रॉयन की तरफ से कॉल होता है, वो अपना मुंह धो रहा होता है, उसके बाद वो बोलता है, ओहो अच्छा। उसके बाद वो बोलता है, कैप्टन क्या हुआ। और जैक टायरन बोल रहा होता है, डैनी यहाँ पे आ जाओ तुम। और जो ये बात कर रहा होता है इसका नाम डैनी होता है, बोलता है क्या हुआ सर, आप क्यों बुला रहे हैं मुझे वहाँ पे। तो जैक उसे बोलता है कि यहाँ पे आओ और सभी को मार दो जो भी यहाँ पे है, मैं तुम्हें जितना तुम चाहो उतना पैसा दूंगा। और इधर दूसरी साइड डैनी उसकी सभी बातें सुन रहा होता है, उसके बाद वो कुछ सोचता है और एकदम जोर से हंस रहा होता है, बोलता है, ठीक है कैप्टन आप मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स दीजिए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। तो हमें बताते हैं इसके बारे में, ये होता है WS का मर्सनरी कॉर्प्स का डैनियल हेनरी। और फिर हमें दोबारा आइलैंड पे दिखाते हैं जहाँ पे जिन आ गया होता है कमरे के अंदर, उसके पीछे विक्टर भी आ रहा होता है। और ये उसी कमरे के अंदर आए होते हैं जहाँ पे शहद होता है, उसकी मॉम होती हैं और उसके अंकल होते हैं। उसके बाद जिन बोलता है शहद से कि आप पहले की तरह ही हैं ब्रदर। और शहद बोलता है क्या, इसका क्या मतलब है। तो जिन उससे बोलता है कि आप पहले भी अपने आसपास के लोगों को डेंजर में डालते थे और आज भी आप वही कर रहे हैं। और शायद एकदम गुस्से से जिन की तरफ देख रहा होता है। उसका जिन बोलता है कि मुझे लगता है कि जो ये कॉन्टेस्ट हो रहे हैं आप उनसे अंधे हो गए हैं, आपको बस लड़ना है और कुछ नहीं। और यही सुन के शायद एकदम हंसता है और उसी की तरफ देख रहा होता है, बोलता है कि ये कैसा रहेगा कि तुम भी अब सच बोलो अपने आप से। और जिन बोलता है क्या, आप क्या बोल रहे हैं। और फिर शायद एकदम हंसते हुए बोलता है कि तुम भी यहाँ फाइट करने के लिए आए हो ना, क्योंकि तुम भी फाइट करने के लिए मरे जा रहे हो हैं। क्या बोलते हो तुम जिन, ये बात नहीं है क्या। और जिन एकदम उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। और फिर दोस्तों हमें दिखाते एक कमरा जिसके अंदर कोई खड़ा होता है। वो ये जैक टायरन होता है, उसने एक अलग सा सूट पहना हुआ होता है और एकदम तैयार होता है। और उसने अपनी आंखों पे एक वर्चुअल रियलिटी वाला ग्लास भी पहना हुआ होता है। उसके बाद वो बोलता है, नोविया ब्रॉक को लेके आओ। तो उसके सामने हमें दिखाते हैं जहाँ पे लोड हो रहा होता है और वहाँ पे ब्रॉक की एक फिगर आ जाती है। उसका नोविया पूछती है उससे, क्या जो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है क्या आप वो भी ऐड करना चाहेंगे इसमें। और जैक बोलता है हाँ ज़रूर। उसका हमें स्क्रीन पे दिखाते हैं जहाँ पे मैच हो रहा होता है उन दोनों का, वो दोनों सामने खड़े हुए होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं ब्रॉक का जो एकदम नॉर्मल हैंड होता है उसके अंदर ग्लव्स आ जाते हैं। और ये नई इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो इसकी अभी फाइट हुई थी उससे। और फिर ब्रॉक सेम स्टैंस में खड़ा हो जाता है जैसे उसने लूकस के साथ फाइट की होती है। और फिर नोबिया पूछती है, रेडी हो सर आप। और जैक एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है, हाँ जरूर शुरू करो इसे। और हमें सामने दिखाते हैं ब्रॉक वहीं पे खड़ा होता है, उसका तो एकदम स्पीड से आ रहा होता है जैक की तरफ। और फिर ब्रॉक बहुत तेज से अटैक करता है जैक की साइड में अपने हाथों से। और हमें दिखाते हैं जो जैक ने ये सूट पहना हुआ होता है वो उसे दर्द फील कराता है जहाँ पे भी ब्रॉक ने अटैक किया होता है उसे, ताकि ये एकदम बिल्कुल रियल अटैक जैसे लगे। उसका वो दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं और ब्रॉक एक के बाद एक अटैक करे जा रहा होता है जैक पे। और फिर जैक बोलता है, मैं बोर हो गया हूँ मिस्टर ब्रॉक, क्या आप इतना ही कर सकते हैं। और ब्रॉक का जो प्रोजेक्शन होता है वो उसी की तरफ देख रहा होता है सामने। उसके बाद एकदम पंच मारता है जैक उसे बहुत तेजी से। और ब्रॉक एक ही पंच में बहुत दूर चला गया होता है, वो वहीं पे डिलीट हो जाता है उसका प्रोग्राम। और फिर नोविया अनाउंस करती है डेथ। और जैक के एक ही पंच में ब्रॉक हार गया होता है, उसका बाद वो बोलता है, ठीक है फिर अब मुझे आइगर के साथ फाइट करनी है। और फिर हमें दिखाते हैं आइगर का प्रोग्राम लोडिंग हो रहा होता है। उसके बाद आइगर सामने आ जाता है और नोबिया बोलती है, रेडी सर। और जैक एकदम हंसते हुए बोलता है, हाँ ठीक है शुरू करो। और उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं उसकी भी डेथ हो गई होती है। और यहाँ पे जैक ने आइगर और ब्रॉक को दोनों को एक साथ हरा दिया होता है एक ही मैच में। और जैक अपने हाथों की एकदम टाइट करते हुए बोल रहा होता है कि मैं सोचता हूँ कि ये तो वर्चुअल रियलिटी है पर रियल लाइफ में ये कैसा होगा। और फिर हमें आइगर के रूम का दिखाते हैं जहाँ पे वो बैठा हुआ होता है अपने बेड पे। और वो एकदम बैठे-बैठे कुछ सोच रहा होता है, उसके बाद वो सोचता है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जो उससे एकदम बोल रहे होते हैं। और फिर उनमें से जो लेडीज़ खड़ी होती है वो बोलती हैं आइगर से कि अपना ध्यान रखना। और सभी बच्चे उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद आइगर बोलता है कि चिंता मत करो, मैं वापस आऊँगा वो भी बहुत सारे पैसों के साथ।
उसका ये लेडी बोलती है आइगर से कि तुम अपने ऊपर इतना ज़्यादा बोझ मत रखो। ये बात तुम भी जानते हो कि ये बच्चे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और आइगर उसी की तरफ देख रहा होता है, इसके बाद वो बोलता है कि ये बच्चे वो हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए उस वॉर में जिसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसीलिए, और मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा पूरी तरीके से। और यही बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसका वो सोचता है जो आज फाइट की होती है उसने सैथ के साथ, उसके बारे में जहाँ पे सैथ उसके ऊपर कितना भारी पड़ रहा होता है। और यही सोचते हुए उसे गुस्सा आ जाता है, वो अपने हाथ को टाइट करता है और फिर उसे ढीला छोड़ देता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि वो लड़का स्ट्रांग है, मुझे और किसी से फाइट करनी पड़ेगी उससे पहले, ताकि मैं पैसे कमा सकूं। और आइगर यही सोच रहा होता है, उसके बाद वो देखता है कोई नॉक कर रहा होता है उसके गेट पे। और वो जाता है सामने की तरफ उठ के, और वो गेट के पास जा रहा होता है, यहाँ पे कोई चिल्ला रहा होता है गेट खोल गेट खोल। और ये सब सुनने के बाद आइगर गेट नहीं खोलता, वो एकदम देख रहा होता है कि बाहर कौन है। लेकिन जब वो बाहर देखता है तो एकदम शॉक हो गया होता है, क्योंकि जो भी बाहर होता है उसने एकदम नाइफ मारा होता है बहुत तेज से ताकि उसकी आंख में लग जाए। लेकिन आइगर उससे बच गया होता है लास्ट टाइम पे, वो एकदम गुस्से से सामने की तरफ ही देख रहा होता है और उसके पसीने आ गए होते हैं। और फिर हमें बाहर दिखाते हैं, जो खड़ा हुआ होता है वो कर्नल होता है जो एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है कि दरवाजे को खोल जल्दी। और फिर हमें दिखाते हैं कोई आइगर और सैथ के बीच का मैच देख रहा होता है टीवी पे। और ये एल्डर चैन होते हैं जो आराम से नहाते हुए मैच देख रहे होते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं ओहो ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बुरा नहीं है। और फिर हमें दिखाते हैं ली का भाई एकदम आता है, गुस्से से गेट खोलता है और तेजी से अंदर की तरफ आ रहा होता है। वो एकदम चिल्लाता है ओल्ड मैन कहाँ पे हो तुम। और एल्डर चैन आराम से अपना बात ले रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं क्या इससे क्या हुआ अब। उसका लिखा भाई आता है उनके पास, बोलता है ओल्ड मैन तुम ये कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम रिवेंज लोगे मेरे भाई का। और एल्डरचन बोलता है क्या ये क्या बोल रहे हो तुम, रिवेंज वो क्या है। और ली का भाई एकदम चिल्ला के बोलता है ओल्ड मैन ये मत बोलो तुम मुझसे। और एल्डरचन उससे बोलते हैं कि बकवास करना बंद कर यहाँ पे, क्या तुम सच में कुछ नहीं बता सकते ये फाइट देखने के बाद भी। और ली का भाई सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। और फिर एल्डरचन बोलते हैं उससे कि कम से कम तुम्हारा भाई वो ऐसी मौत तो नहीं मरा जो एकदम बेकार हो, बल्कि वो ऐसी मौत मरा है जहाँ पे उसे अपनी जान दांव पे लगानी पड़े। और तुम ये सब क्या बोल रहे हो जैसे कि मुझे कुछ पता ना हो। तुम्हारा भाई मुझे पता है कि वैंग के हाथों मरा है, तो तुम और कहीं रिवेंज क्यों ढूंढ रहे हो, बल्कि तुम्हें वैंग के ऊपर रिवेंज लेना चाहिए था। और अली का भाई एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। उसका एल्डरचन एकदम गुस्से में बोलते हैं तो मैं तुझे आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ कि मुझे यूज़ करना छोड़ दे, और मुझे यूज़ करने की कोशिश भी मत करियो। मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने मज़े के लिए आया हूँ, और जो मैंने ज़िंदगी भर ट्रेनिंग की है वो देखने के लिए कि वो कितनी है। और ली का भाई एकदम यही सुनने के बाद गुस्सा आ गया होता है, वो उन्हें दांतों को टाइट करता है, एकदम चिल्ला के बोलता है ओल्ड मैन। लेकिन इतने में ही एल्डरचन उसकी तरफ अटैक कर देते हैं और वो एकदम पीछे जाके लगता है अटैक। और ये देख के उसके पसीने छूट गए होते हैं, सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहे हैं। तो हमें दिखाते हैं एल्डरचन जो पाइप को स्मोक कर रहे होते हैं वही फेंक के मारते हैं उसकी तरफ, वो एकदम दीवार में अटका होता है वो। उसका बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरा फादर और वैंग उन दोनों की हिम्मत नहीं होती थी मेरी आंखों में आंखें डाल के देखने की, और तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू मुझे पे चिल्ला रहा है हैं। ओली का भाई सुन के बुरी तरीके से डर गया होता है, उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका हमें दिखाता है आइलैंड जहाँ से दूर से दिख रहा होता है होटल, और उसकी छत पे जिन खड़ा होता है, उसके बाद वो बोलता है वेलकम सिस्टर। और जिन शायद को हमको सिस्टर इसलिए बोल रहा है क्योंकि उन दोनों के मास्टर सेम होते हैं। और शायद क्यों हम बोलते हैं कि तुम यहाँ पे आए ये बहुत बड़ी बात है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई होगी यहाँ तक आने के लिए हैं। लेकिन जिन बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आपके बारे में चिंता कर रहा था ब्रॉक ब्रदर के बारे में। और शायद को हम एकदम उसी की तरफ देख रही होती हैं, और जिन सामने की तरफ देख रहा होता है। उसका शायद को हम बोलती हैं जिनसे कि जैसे शायद ने कहा था क्या तुम सच में फाइट करना चाहते हो। और जिन उन्हीं की बातें सुनना होता है, कुछ नहीं बोलता। उसके बाद मॉम बोलती हैं उससे पर तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें सोचने की ज़रूरत है क्या इसके लिए। और जिन बोलता है क्या मुझे माफ़ करिए पर आप क्या बोल रही हैं। उसका शायद को हम बोलती हैं उससे कि तुम सक्सेसर हो मून मून के, क्या ये तुम्हारे लिए नॉर्मल बात नहीं होगी कि तुम दूसरों से कम्पीट करो और उनसे भी ज़्यादा ताकतवर बनो। और जिन्हें एकदम उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, उसका शायद को हम बोलती हैं कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे रुको और फाइट करो, और हाँ जीतना ज़रूर। और फिर हमें दिखाते हैं मीटिंग रूम जहाँ पे मीटिंग हो रही होती है, और जैक बोलता है कि कल के लिए मुझे माफ़ करना पर मैच को बीच में इंटरप्ट किया था क्योंकि कुछ लोग आ गए थे इसलिए। और मैक्सिको का ट्रकिंग एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सही है, और वैसे भी ये आइलैंड तो बिल्कुल सेफ है, चिंता मत करो। और जो अमेरिकन पुलिस है वो यहाँ पे आने की कभी सोचेगी भी नहीं, क्योंकि बगल में ही मेरा किंगडम है मैक्सिको में। और फिर अब्दुल्ला बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आज के मैच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो क्यों ना जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए जितनी जल्दी हो सके। और फिर ये आदमी बोलता है कि जो भी पैसे लगे हुए होते हैं बैठ के आइगर और मिस्टर कैंग के, वो जल्द से जल्द हम वापस दे पाएंगे।
जैसे ही मैच रिज्यूम होता है। और फिर ये बूढ़ा आदमी बोलता है, जैसे हमें पता है, कल माफिया किंग ने लूकस के ऊपर 10 मिलियन लगाए थे जो वो हार चुके हैं। और माफिया किंग बोल रहे होते हैं वो सिर्फ 10 मिलियन है और वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। और मैंने बैट सिर्फ इसलिए लगाई थी क्योंकि लूकस ने बोला था कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट थी। और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मैं 10 मिलियन हार गया। और ट्रक किंग एकदम हंस रहा होता है, बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। वो मैच तो देखने में बहुत ज़्यादा मजा आया था। और जो मेरी बॉडीगार्ड सेंचो ने फाइट की थी वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी क्योंकि वो जीत गया था उसमें। और फिर माफिया किंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बॉडीगार्ड ने कुछ नौसिखियों से फाइट की थी, वो भी वेपन के साथ में। कम से कम लूकस ने एक चैंपियन के साथ तो फाइट करी थी, ना कि नौसिखियों से। और ड्रग किंग बोल रहा होता है कि सेंचो ने एक अकेले ने 3 के खिलाफ फाइट की थी। वो बिल्कुल हारा नहीं था उस फाइट के अंदर। अगर फिर भी तुम्हें कोई कंप्लेंट है तो हम सेंचो को चैंपियन से फाइट करा सकते हैं। और माफिया किंग ये सुन के एकदम हंस रहा होता है, बोलता है कि ठीक है फिर मैं 30 मिलियन चैंपियन पे बैट लगाता हूँ। और ड्रग किंग बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं बैट करूंगा। लेकिन इतने में ही जैक बोलता है कि मुझे डर है वो सब होने से पहले हमारे पास और कुछ ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होगी। और उसके पीछे स्क्रीन पे दिखाते हैं कर्नल जिसने चाकू मारा होता है गेट पे, और उसके अंदर टाइगर खड़ा होता है अपने हाथ में टेबल लेके। और ये दोनों के दोनों एकदम तैयार होते हैं एक दूसरे पे अटैक करने के लिए। लेकिन हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत सारे गार्ड आ गए होते हैं भगते हुए। और कर्नल एकदम बीच में खड़ा होता है, सभी ने गन पॉइंट आउट कर रखी होती है उसकी तरफ। उसका तो अपनी सिगार लेता है, एकदम स्मोक कर रहा होता है और हंस रहा होता है। उसका रियान बोलता है कि ये तो कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो असली प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। तो जैक बोलता है कि हमें अभी पता चला है कि जो आइगर है वो मिस्टर कैंग के साथ अपने मैच को पोस्टपोन करना चाहता है। और रियान सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हो तुम। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि जो बैट लगी होती है उनके ऊपर हम उसे रिफंड कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माफिया किंग उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका जैक बोलता है कि बस यही प्रॉब्लम नहीं है कि जो मिस्टर कैंग है और उनके साथी उन सभी ने हमें ये बताया है कि वो आज शाम को यहाँ से निकलना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद सब सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। और अब्दुल्ला एकदम चला के बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो मिस्टर कैंग के मैच हैं वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार हैं। क्या हम उन्हें और ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते ताकि वो यहाँ पे रुकें और फाइट करें। तो जैक बताता है अब्दुल्ला को कि मिस्टर कैंग है वो पैसों के लिए फाइट नहीं करते। और क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि वो ओनर हैं कोरिया की वन ऑफ द 10 कंपनीज के। और सभी लोग एकदम शौक में उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं, बोलते हैं क्या ये क्या बोल रहे हैं। और फिर जैक बोलता है कि चिंता मत करो, जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मिस्टर गैंग जितनी जल्दी हो सके उतना फाइट करना चाहते हैं किसी से भी। और जो भी सबसे पहले उनके सामने आएगा मिस्टर गैंग उससे ही फाइट करेंगे, क्योंकि वो यहाँ से जाने से पहले जितनी हो सके उतनी फाइट करना चाहते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं बिल्डिंग के बाहर साथ खड़ा होता है, बाकी ड्रोन उसे ही देख रहे होते हैं। उसका तो अपने साइड में देखता है ड्रोन्स को। और फिर हमें मीटिंग रूम के अंदर दिखाते हैं जहाँ पे ट्रकिंग बोल रहा होता है कि ठीक है फिर चलो सबसे पहले मैच सैंचो का करते हैं उसके साथ। और वैसे भी मिस्टर कैंग बोल रहे हैं ना कि वो जल्द से जल्द फाइट करना चाहते हैं किसी के साथ, तो क्या ये सही नहीं रहेगा। और फिर जैक बोलता है कि जैसा तुम बोल रहे हो। और फिर हमें जैक के पीछे स्क्रीन पे दिखाते हैं जहाँ पे सेथ वर्सेस सैंसो के बीच की प्रोबेबिलिटी टेस्ट हो रही होती है कि उन दोनों में से कौन जीतेगा। उसका जैक बोलता है कि नोबिया की प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से दिखती है, क्या तुम अभी भी फाइट कराना चाहते हो मिस्टर कैंग की सैंचो के साथ। और वहाँ पे सेथ की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है और सैंचो की बहुत ज़्यादा कम होती है। और ड्रग किंग बोलते हैं क्या ये क्या बोल रहे हो तुम, सैंचो क्या सिर्फ इतना ही कर सकता है। और जैक बोलता है कि ये नोबिया की प्रेडिक्शन है जो कल मैच आएगा और उनके बीच में हुआ था उसके बाद उसने एनालाइज किया है ये। और ड्रग किंग बोल रहा होता है ये हो ही नहीं सकता, सैंचो ने अभी तक अपने ट्रू स्किल्स दिखाई नहीं है। और माफिया किंग उसे उकसाते हुए बोल रहे होते हैं ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है, तो क्यों ना तुम सैंचो के ऊपर बैट करो और मैं 30 मिलियन बैट करता हूँ मिस्टर कैंग के ऊपर, क्या कहते हो। और ड्रग किंग एकदम उसी की तरफ देख रहा होता है, बोलता है हाँ ठीक है डील, आखिर में इस फाइट के बाद तुम सच में आसमान से जमीन पे गिरोगे। और शायद वहीं पे खड़ा होता है एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है ड्रोन को। और वो किसी का इंतजार कर रहा होता है कि जल्द से जल्द कोई आए और उससे फाइट करे। और यहाँ पे विक्टर बैठा होता है, किरा बैठी होती है और बॉब बैठे होते हैं। और बॉब एकदम बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो वहीं पे बैठा होता है, विक्टर उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो ब्रदर। और बॉब उसकी तरफ देखता है, बोलता है क्या क्या तुम जानते नहीं हो क्योंकि चेयरमैन वहाँ पे हैं इसलिए मैं खुश हूँ। और वो शायद की तरफ उंगली करके बता रहा होता है। और फिर विक्टर बोलता है कि इतनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है पर फिर भी आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव है ब्रदर। और मैंने कल की वीडियो देखी है वैसे मैं आपको बताऊं, और जो उसके अपोनेंट है वो कोई मजाक नहीं है। लेकिन बॉब एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है पर फिर भी चेयरमैन तो जीतने ही वाले हैं ना। और विक्टर बोल रहा होता है पर ये आपको ये कैसे पता है, आप ये कैसे बोल सकते हैं। और बॉब बोल रहा होता है बस मुझे पता है क्योंकि जो हमारे चेयरमैन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और विक्टर एकदम उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। और बॉब बहुत ज़्यादा खुश होता है, बोलता है पर जिन कहाँ पे है वो दिखा नहीं मुझे।
तो अकीरा उसे बताती है कि वो भी मैडम के साथ में है। तो वो अब बोलता है पर वो इतनी जल्दी कहाँ पे जा सकता है, इतने ज़्यादा अच्छे मैच को छोड़ के। उसका वो देखता है क्या? तो हमें दिखाते गेट से कोई आ रहा होता है। उसका वो बोलता है कि वो आदमी कौन है? तो हमें दिखाते हैं शायद के पीछे आकर कोई खड़ा हो गया होता है, शायद पीछे मुड़ के उसे ही देख रहा होता है। उसका शायद बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सैंचो बोलता है कि बॉस ने कहा है कि वो मुझे 10 मिलियन देंगे तुम्हारे सिर के बदले में। तो शायद बोलता है उससे क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ पे आके? फिर सैंचो उससे बोलता है कि थैंक्स बच्चे, मुझे ये मौका देने के लिए ताकि मैं जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। और एकदम अटैक कर देता है सैद के ऊपर। हमें दिखाता है उसने अपने हंटर से अटैक किया होता है सैद के ऊपर और उसके गले में अटका दिया होता है अपना हंटर। फिर वो देख रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है? तो हमें दिखाते हैं सैद ने अपने हाथ से रोक लिया होता है, उसका गले में बिल्कुल नहीं अटका होता वो। लेकिन सैंचो फिर भी उसे अपनी तरफ खींचता है तो सैद अपने हाथ को ऊपर करके उसे हटा देता है। और सैंचो उसकी तरफ देख के बोलता है क्या तू हंस रहा है क्यों? तो सैद उससे बोलता है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अब। और सैंचो उसी की तरफ देख रहा होता है, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो फिर हमें दिखाते हैं होटल की छत पे जहाँ पे शायद को हम बोल रही होती हैं, ओल्ड मैन ये बच्चा तुम्हारा अपोनेंट है। और एल्डरचन देख रहे होते हैं, सामने बोलते हैं ओहो अच्छा। फिर शायद क्यों हम बताती हैं कि ये मुनमुन का करंट सक्सेसर है। और एल्डरचन बोलते हैं ओहो क्या सम्मान की बात है ये। और ये दोनों उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। उसका एल्डरचन अपनी किलिंग एंटन रिलीज करते हुए बोल रहे होते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मुझे ये चांस मिलेगा जहाँ पे मैं जैस्यून मुमुन के सक्सेसर से फाइट करूंगा। और शायद कुमार जिन एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं उन्हें। उसका हमें दिखाते हैं पीछे से ससाकी आ गया होता है, बोलता है एल्डर। और एल्डरचन एकदम पीछे देख रहे होते हैं, उसका ससाकी बोलता है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे फाइट करेंगे पहले। और एल्डरचन उसी की तरफ देख रहे होते हैं एकदम हंसते हुए। और जिन और शायद की मम्मी देख रही होती हैं सामने। तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे सभी लोग आ गए होते हैं छत के ऊपर, ड्रोन मैच को शूट कर रहा होता है। और फिर हमें दोबारा से सैंचो और सैद का मैच दिखाते हैं जहाँ पे सैंचो अटैक कर रहा होता है सैद के ऊपर और सैद उसके सभी अटैक से बच रहा होता है एकदम आराम से। उसका शायद एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है सैंचो की तरफ हंसते हुए। और सैंचो को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है उसके सामने। फिर शायद कुछ नहीं देखता है, एकदम भगते हुए आता है सैंचो की तरफ। और वो एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा होता है, सैंचो कुछ नहीं कर पा रहा होता। उसको शायद से एकदम सीढ़ियों से जंप करता है और अपनी लात मारने वाला होता है सैंचो को। और फिर वो बहुत तेजी से किक मारता है बहुत स्पीड में, सैंचो सही देख रहा होता है, वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन लास्ट टाइम पे वो साइड में हट के बच जाता है। और उसने सैद की किक को डॉज कर लिया होता है। उसके बाद वो अपने हंटर को खींचता है तो सैद एकदम अटैक कर देता है उसे अपने पंच के साथ में। और संजू को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। लेकिन शायद बहुत तेजी से पंच मारता है उसकी चिन पे। और शायद वो एकदम एक्साइटेड होते हुए हंस रहा होता है तो सेंचो वहीं पे खड़ा होता है। लेकिन वो पीछे से अटैक करता है शायद पे। और शायद उसे देख लेता है, वो लास्ट टाइम पे नीचे झुक के बच जाता है। और सेंचो सोच रहा होता है क्या ये कैसे अवॉइड कर सकता है इसे। और शायद एकदम नीचे झुका हुआ होता है, उसके बाद वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। और सेंचो उसी की तरफ देख रहा होता है गुस्से में, उसके बाद वो देखता है क्या अब क्या किया इसने। तो शायद ने उसके पैर पे अटैक किया होता है, अपने पैरों से एकदम नीचे गिर गया होता है वो। और अपना शायद यहीं पे नहीं रुकता, वो उसने पंच मारा हुआ होता है, सीधा उसे ज़मीन में जाके टिका देता है। और इसकी फाइट के एंड में दिखाते हैं सैंचो का मुँह बहुत ज़्यादा बिगड़ गया होता है और वो ज़मीन में डला होता है, शायद उसे ही देख रहा होता है। और यहाँ पे जो ड्रोन होते हैं वो इन दोनों के मैच को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसका हमें दिखाते हैं मीटिंग रूम के अंदर स्क्रीन पे मैच चल रहा होता है और ड्रग किंग बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता सैंचो। और फिर माफिया किंग यही देख के एकदम हंस रहा होता है, बोलता है कि जो मैंने अपने पिछले मैच में पैसे गंवाए थे वो मुझे वापस मिल गए तुम्हारी बदौलत, थैंक यू। और ड्रग किंग बोल रहा होता है शिट तुम क्या बोल रहे हो ये। उसके बाद वहाँ पे कोई बोलता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो। और सभी स्पॉन्सर सोच रहे होते हैं क्या ये क्या। और वो साइड में देखते हैं स्क्रीन की तरफ। और जो जैक बैठा होता है वो भी एकदम पीछे देखता है तो हमें दिखाते हैं शायद बोल रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तो क्यों ना तुम जल्दी करो और दूसरे को भेजो। और वो ड्रोन की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है और ड्रोन उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसका रियान एकदम हंसते हुए बोलता है कि जैसे मैंने सोचा था मिस्टर कैंग से, वो सच में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते ही रहते हैं। और माफी किंग बोल रहा होता है कि अब से सिर्फ मैं उन पे ही बैट लगाने वाला हूँ। और ड्रग किंग यही सुन के एकदम गुस्सा हो गया होता है, बोलता है शिट जो भी करना है करो तुम्हें। उसका अब्दुल्ला बोलता है कि मैं अब अपने बॉडीगार्ड इब्राहिम पे करने वाला हूँ बैट, क्योंकि जो पहले ट्विंस थे वो उनसे बिल्कुल अलग लेवल पे है। और फिर जैक बोलता है कि चिंता मत करो अभी हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स बचे हैं, मिस्टर अब्दुल्ला के बॉडीगार्ड इब्राहिम के अलावा भी। पर मिस्टर कैंग को पहले आइगर के साथ फाइट करनी होगी ताकि जो बैटिंग का पुल है वो और ज्यादा बड़ा हो सके और उन पे और ज्यादा बैट लगाई जा सके। पर उसके अलावा आइगर के पास अभी दूसरा अपोनेंट है। उसको हमें छत का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ससाकी बोल रहा होता है कि मैं ऑर्डर्स को प्रायोरिटी देता हूँ, तो इस फाइट में पहले मेरी फाइट होगी एल्डर चैन के साथ। और वो सभी वहीं पे खड़े होते हैं, एल्डर चैन उसकी बात सुन के एकदम हंस रहे होते हैं। उसका ससाकी अपने शॉट को निकालता है और बोलता है 40 साल, मैंने अपनी स्वॉर्डमैनशिप की 40 साल ट्रेनिंग की है और कभी मैंने किसी को एक बार भी अपनी स्वॉर्ड से बिल्कुल सिंसेरिटी से नहीं काटा है। तो मैंने ये सोचा है कि यह उन लोगों का भाग्य था जिन्होंने इस समय और युग में तलवार पकड़ी थी।
और एल्डरसन उसकी बातें सुन के बोल रहे होते हैं, हाँ मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और शायद क्यों वो जिन कुछ नहीं बोल रहे होते, उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद सदाकी बोलता है, इसीलिए एल्डर, मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से नहीं गवा सकता, जो 40 सालों में मेरे पास आई है, वो भी सिर्फ एक बच्चे की वजह से। और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, इसको एल्डरसन बोलते हैं। उसको एल्डरसन बोलते हैं, शायद क्यों हमसे सुन लिया ना तुमने इसने क्या कहा है तुम्हारे बारे में। और फिर शायद क्यों बोलती हैं, हे जिन। और जिन बोलता है हाँ। उसके बाद वो बोलती हैं कि तुमने सुना उसने तुम्हें क्या कहा है, एक बच्चा। जिस तरीके से मैं देख सकती हूँ यहाँ पे जो इमेच्योर है वो ये है। और ससाकी बोलता है, क्या क्या बोल रही हो तुम। और उसके बाद शायद हम बोलते हैं कि जो एक मैच्योर वॉरियर होता है उसे ये अच्छे से पता होता है कि उसके सामने वाला ओपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। और जिन एकदम ससाकी की तरफ जा रहा होता है, उसके बाद शायद क्या हम बोलती हैं ससाकी से कि तुम इसके कपड़े को एक बार भी नहीं काट पाओगे, जिन स्किल से तुम बैम्बू ट्रीज काटते हो उससे। और ससाकी के सामने जिन खड़ा होता है, एकदम सामने की तरफ खड़े होते हैं दोनों। और ससाकी एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है गुस्से से जिनको। उसके बाद शायद हम बोलते हैं कि ये इसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी जान को दांव पे लगा के फाइट की है, जब से ये छोटा बच्चा था। और जिन एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, उसके बाद शायद हम बोलती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे एल्डर चैन। और एल्डर चैन बोलते हैं, हाँ जरूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फाइटिंग अच्छी लगती है। पर मुझे उन लोगों की फाइट देखने में भी मजा आता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल मार्शल आर्ट में दे दी, और लास्ट में जाके वो सब कुछ दाव पे रख के फाइट करे हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर एल्डर चैन और शायद का एकदम साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ससाकी बोलता है जिनसे, क्या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा, तुम इसके बाद अपनी जिंदगी भी गवा सकते हो। लेकिन जिन बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी ऐसा कोई टाइम नहीं आया जहाँ पे मैंने अपनी जिंदगी दाव पे रख के फाइट ना की हो। और ससाकी उसी की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद जिन बोलता है, पर इसके अलावा मैं तुम्हें ये बता दूं, यहाँ पे तुम्हारी भी जान जा सकती है, ये तुम जानती हो ना। और सजाकी एकदम गुस्सा आ गया होता है ये सुन के। उसका हमें दिखाते हैं वहाँ पे एकदम सन्नाटा सा होता है, कोई कुछ नहीं कर रहा होता। और वहाँ पे ड्रोन आ गए होते हैं इनके मैच को शूट करने के लिए। उसको एल्डर चैन बोलते हैं कि देखो कितना ज्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे। और साथ में हम बोलती हैं, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने एल्डर। और इसके बाद वो भी अपने निडल्स निकाल लेती हैं। और फिर हमें दिखाते हैं एल्डर चैन और साथ में हम दोनों के दोनों अपने अटैक कर देते हैं और उन सभी ड्रोन को तोड़ देते हैं एक ही बार में। और जिन पीछे देख रहा होता है, यहाँ पे ड्रोन एकदम नीचे गिर रहे होते हैं। उसका शायद क्यों हम बोलते हैं कि तुम्हें जैसे फाइट करनी है तुम वैसे करो। और जिन यही देख के एकदम खुश हो गया होता है, वो सामने देख रहा होता है। उसका एल्डर बोलते हैं सजाकी से कि अगर तुमने अपने अपोनेंट को मार भी दिया तो उसका रिकॉर्ड भी नहीं रहेगा कोई, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी जैसे फाइट करना चाहते थे तुम वैसे फाइट कर सकते हो। और यही सुनने के बाद सजाकी एकदम कॉन्सेंट्रेट करता है और एकदम स्पीड से सामने की तरफ जा रहा होता है अपने शॉट के साथ में। और उसके सामने जिन खड़ा होता है, उसने कुछ नहीं किया होता, और दोनों के दोनों एकदम गुस्से से देख रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। और फिर वो दोनों के दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। और उन दोनों का मैच ऐसे ही चल रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं एक रूम, जिसके बाद दो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं अपने हाथ में गन लेके। और हमें उस रूम के अंदर दिखाते हैं जिसके हाथ में हैंडकफ्स लगे होते हैं। और ये अपना कर्नल होता है जो स्मोक कर रहा होता है अपनी सिगार। और बेड पे लेटा हुआ होता है, उसके हाथ में हैंडकफ लगे होते हैं। और यहाँ हमें जंगल में दिखा दे जहाँ पे टाइगर का मैच हो रहा होता है इस आदमी के साथ। और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। उसके बाद वो अपने दांतों को एकदम टाइट करता है, एकदम चिल्ला के जा रहा होता है टाइगर की तरफ। लेकिन उससे पहले टाइगर अपने हाथ से इसका मुंह पकड़ता है और सीधा से हवा में उठा के पेड़ की तरफ फेंक देता है ऊपर, जैसे कि इसके लिए कोई खिलौना हो। और उस आदमी की हालत एकदम खराब हो गई होती है, ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो अब और फाइट कर पाएगा। और आइगर उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं वो एकदम नीचे आके गिर जाता है और आइगर वहीं पे खड़ा होता है। और फिर आइगर के पीछे से कोई आ रहा होता है, आइगर उसी देख रहा होता है। तो हमें दिखाते हैं जो ये आता है वो आइगर के सामने आके खड़ा हो जाता है। और ये जैक टायरन होता है जो बोलता है कि मुझे तुमसे फाइट करनी है। और वो दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, उन दोनों का साइज भी सेम लग रहा होता है। उसका आइगर बोलता है कि मैं मना करता हूँ इसके लिए। उसका वो बोलता है आइगर से, बोशियन की स्पेशल फोर्स से डीमन मेजर आइगर रेबानोविच। और आइगर सोच रहा होता है क्या इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता। और एकदम गुस्से से सामने की तरफ देख रहा होता है। उसका जैक बोलता है उससे कि हजारों लोग जो बोशियन के हैं उन्होंने खुद ही अपनी आर्मी पे अटैक किया, और तुमने उन्हें अपने हाथों से मार दिया। और आइगर एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है एकदम गुस्से से। और उसके बाद जैक बोलता है कि तुमने वो सब किया, अब उसके बदले तुम उनके अनाथ बच्चों को पाल रहे हो ताकि तुम उनकी माफी मांग सको। आइगर बोलता है कि तुझे क्या चाहिए। उसके बाद जैक बोलता है कि मैं तुम्हें $10 मिलियन दे सकता हूँ अगर तुम मेरे खिलाफ जीत गए। और यही नहीं, अगर तुम ये फाइट हार जाते हो तो तुम्हें $300,000 मिलेंगे बैटल फीस के तौर पे। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई रीजन है यहाँ हेजिटेट करने का। तो क्या कहते हो तुम। और आइगर एकदम जैक की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो $10 मिलियन, क्या मैं तुम्हारे इन शब्दों पे भरोसा कर सकता हूँ। और जैक बोलता है, हाँ जरूर, वो तुम्हें मिल जाएंगे जब तुम मुझे हरा दोगे। और आइगर उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका वो एकदम गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हें मैं मार भी सकता हूँ इस मैच के अंदर, क्या मुझे उस बात की परमिशन है। और जैक बोल रहा होता है, हाँ जरूर, यही मैं चाहता हूँ। और यही सुनने के बाद आइगर एकदम स्पीड से आता है जैक की तरफ।
और वो एकदम उसके सामने होता है, अब एकदम अटैक करने वाला होता है इसके ऊपर। उसके हमें दिखाते ब्रॉक जो एकदम सामने देख रहा होता है, वो छत पे आ गया होता है और वो शायद क्योम के बगल में खड़ा होता है, वो सामने मैच देख रहा होता है ससाकी और जिन के बीच का। जहाँ पे ससाकी एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है जिन के ऊपर, और जिन उसके अटैक से बच रहा होता है। लेकिन ससाकी अपने शॉट को एकदम टर्न करता है, एकदम हॉरिजॉन्टली अटैक करता है जिन के ऊपर। लेकिन जिन उसे देख लेता है तो वो नीचे झुक के बच जाता है उससे। और यही दोनों के दोनों एकदम अपने मैक्सिमम पे होते हैं और दोनों सामने देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाता है ससाकी उस पर दोबारा से अटैक करता है और इस बार उसने अपने पैर से किया होता है और जिन उसे रोक लेता है अपने हाथों की मदद से। और ससाकी सामने जिन को ही देख रहा होता है, इसके बाद वो एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिन सभी को रोक रहा होता है। और इसका शायद क्यों हम बोलती हैं ब्रॉक से, हे हम आज शाम को निकल रहे हैं। और ब्रॉक वहीं पे खड़ा हुआ ये बातें सुन रहा होता है और अपने हाथ को एकदम टाइट कर लेता है। उसके बाद वो लूज छोड़ देता है उसे और वो कुछ नहीं कहता। और जब वो सामने देख रहा होता है तो वो रियलाइज करता है कि वो अभी भी बहुत दूर है जिन और ससाकी से, वो उनके लेवल पे नहीं है अभी। और यही ब्रॉक सोचने के बाद एकदम पीछे मुड़ता है, वहां से जा रहा होता है। और शायद कि हम उसी की तरफ देख रही होती हैं, कुछ सोच रही होती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। और फिर उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं ब्रॉक बिल्डिंग से नीचे आ गया होता है, वो सामने की तरफ आ रहा होता है और वो देखता है सामने क्या ये क्या है। तो उसके सामने वो मैच चल रहा होता है जैक और आइगर के बीच में, जहाँ पे जैक मार रहा होता है आइगर को एक के बाद एक पंच। लेकिन जब आइगर अटैक करता है तो जैक सभी को डॉज कर लेता है और फिर आइगर अपनी पंच को टाइट करता है और ब्रॉक यही देख रहा होता है। उसका वो जैक के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों के दोनों ऐसी फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन ब्रॉक को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो वहाँ से जा रहा होता है। उसके बाद वो अपने सारे ओपोनेंट के बारे में सोच रहा होता है जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। उनमें शायद होता है जिन होता है, सर्कियम होती हैं, एल्डरचन होते हैं और आइगर भी होता है और लास्ट में जैक भी होता है। वो इन सभी के बारे में ही सोच रहा होता है, वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन जब वो सामने देखता है तो वो रियलाइज़ करता है कि वो अभी भी इन सभी लोगों से बहुत ज़्यादा दूर है। और ये सोच सोच के ऐसे गुस्सा आ रहा होता है, अपने हाथ को एकदम टाइट कर लेता है बुरी तरीके से। उसका उस साइड में देखता है तो वहाँ पे शायद का मैच चल रहा होता है अब्दुल्ला के बॉडीगार्ड के साथ में। और ब्रॉक वहीं पे खड़ा होता है दूर उनसे। और उसके बाद में दिखाते हैं शायद अटैक करता है अब्दुल्ला के बॉडीगार्ड पे। और फिर शायद पहला पंच मारता है उसके मुंह में, जिसकी वजह से उसकी हालत एकदम खराब हो गई होती है। लेकिन शायद दोबारा से अटैक करता है उसकी के मुंह पे और अब्दुल्ला के बॉडीगार्ड की एकदम शॉट नीचे गिर जाती है और एकदम पीछे की तरफ जा रहा होता है वो। लेकिन शायद वहीं पे नहीं रुकता, वो सीधा स्पीड में आता है उसकी तरफ और अपना तीसरा पंच मारता है उसके पेट में, सीधा वो दूर जाके गिरता है उसकी वजह से। और अब्दुल्ला के बॉडीगार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो एकदम सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ, और सीधा वो जमीन पे गिर जाता है। और हमें दिखाते हैं सैफ जीत गया होता है उसके खिलाफ। और स्क्रीन पे मीटिंग रूम के अंदर ये मैच चल रहा होता है, जहाँ पे हमें दिखाते हैं अब्दुल्ला ने अपना मुंह एकदम छुपा लिया होता है, वो कुछ नहीं कह पा रहा होता और माफिया किंग बहुत जोर से हंस रहे होते हैं इसके लिए। और सैफ एकदम जोर से चिल्लाता है नेक्स्ट, और कौन है अगला। तो वो अपनी साइड में देखता है क्या, तो हमें दिखाते हैं उसकी तरफ ब्रॉक आ रहा होता है, शायद उसे ही दिख रहा होता है। और ब्रॉक एकदम गुस्से से सामने देख रहा होता है, इसके बाद शायद बोलता है यो क्या हुआ। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लीका भाई सोच रहा होता है कि एल्डरसन ने उससे क्या बोला होता है। वो बोलते हैं उससे कि तुम बिल्कुल सोचना भी मत मेरी लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग को अपने फायदे के लिए यूज करने की। और यही सुनकर एकदम गुस्सा आ गया होता है, अपने दांत टाइट करता है, एकदम चिल्ला रहा होता है। लेकिन एल्डरसन उस पर अटैक कर देते हैं और वो इससे एकदम डर गया होता है। उसका एल्डरसन उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर और वैंग उनकी हिम्मत नहीं हुई थी मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करने की, और तुम मुझ पे चिल्ला रहा है। और यही लिखा भाई बेड पे बैठ के सोच रहा होता है, उसके बगल में उसका फोन होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद उसका फोन रिंग करता है तो वो अपना फोन उठाता है, बोलता है क्या तुम वहां पहुंच गए। तो फोन पे कोई बोलता है हाँ हम वहां पहुंच गए हैं सर। उसका ये बोलता है उनसे कि तुम अभी वहीं पे रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है तुम्हें। और जो फोन पे होता है बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर हम समझ गए। और फिर लिखा भाई सामने मैच देखते हुए बोल रहा होता है शायद कैंग तुम तो गए। और इसको हमें मैच दिखाते हैं ब्रॉक और शायद के बीच का, वो दोनों सामने खड़े होते हैं और ब्रॉक बोल रहा होता है क्या तुम्हें आराम करना है अभी। और शायद बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम क्या मेरे बारे में चिंता कर रहे हो अभी। लेकिन ब्रॉक बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर मैच करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस मूवमेंट का बहुत समय से इंतजार किया है। और शायद उसी की बातें सुनना होता है, इसके बाद वो एकदम हंसता है, बोलता है क्या तुम सच में बहुत ज्यादा अनलकी हो, तुमने सोचा कैसे तुम मुझे इस समय हरा दोगे। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसका शायद बोल रहा है कि अभी मैं फाइट करने के लिए मरा जा रहा हूँ, तुझे क्या लगता है कि तुम मुझसे लड़ पाएगा अभी। और एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोल रहा होता है। और यही देख के ब्रॉक एकदम डर गया होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या है। फिर हमें दिखाते हैं शायद बिना कुछ बोले एकदम स्पीड से जाता है ब्रॉक की तरफ भगते हुए। अब ब्रॉक भी अपना मार्शल आर्ट का स्टैंस ले लेता है, वहीं पे खड़ा होता है। लेकिन जब वो एकदम सामने देखता है तो शायद ने एक पंच मारा होता है उसकी तरफ, और फिर ब्रॉक अपने हाथों का यूज करता है तो उसके पंच को एकदम रिफ्लेक्ट कर देता है और उसका पंच एकदम पीछे चला गया होता है। शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या किया है इसने। लेकिन जब वो एकदम सामने देखता है तो उसे ब्रॉक के पीछे शायद क्योम और जिन दिखता है, जिन दोनों की मार्शल आर्ट वो यूज कर रहा होता है।
उसका शायद एकदम पीछे जाके रुकता है, तो वो देखता है कि ब्रॉक उसे पकड़ने के लिए आ रहा होता है अपने हाथों से, लेकिन शायद उससे नीचे झुक के बच जाता है और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद शायद अपने पंच को टाइट करता है, सीधा उसके चिन पे मारता है बहुत तेजी से। लेकिन जब वो सामने देखता है तो वो बोलता है, क्या उस कमीने जिन ने ये सब तुम्हें सिखाया है? और ब्रॉक ने उसके पंच को रोक लिया होता है, बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा अगर यही सब तुम्हें आता है। और शायद बोलता है, क्या क्या बोल रहा है तू? उसके बाद ब्रॉक बोलता है कि मैंने दिन रात हार्ड ट्रेनिंग की है, क्योंकि मैं तुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। और एकदम गुस्से से अपने दांतों को टाइट करते हुए बोलता है, तो अपनी पूरी ताकत लगा इसमें। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है, वो एकदम सोच रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर हमें स्क्रीन पे दिखाते हैं यहाँ पे टाइगर और जैक का मैच चल रहा होता है, सिज़ाकी और जिन का मैच चल रहा होता है, और अपने सेथ और ब्रॉक का मैच भी चल रहा होता है, और यहाँ पे किसी और का भी मैच चल रहा होता है, 4 लोगों का मैच चल रहा होता है स्क्रीन पे। और यहाँ पे ये बूढ़ा आदमी इन चारों के मैच को देख रहा होता है। उसका आदमी साइड में खड़ा हुआ आदमी बोलता है उससे कि जो अभी पेज 6 पे बैटिंग अमाउंट है, वो $2 बिलियन को सरपास कर चुका है। और जो सबसे ज़्यादा बैटिंग जा रही है, वो मिस्टर कैंग और मिस्टर ब्रॉक के मैच की तरफ जा रही है। और जहाँ तक रही बात रूफटॉप के मैच के लिए, हमने वहाँ पे और ड्रोन्स भेज दिए हैं सर। और बूढ़ा आदमी ये सुन के एकदम हँस रहा होता है, वहीं पे खड़ा होके। उसका हमें दिखाते हैं एक फ़ोन जो रिंग कर रहा होता है, उसके बाद उसे उठाता है और इली का भाई होता है, बोलता है, तो तुमने उन्हें ढूँढ लिया। और उसका हमें दिखाते हैं इंचियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पे सोफी और उसके डैड आ गए होते हैं। वो दोनों बाहर की तरफ आ रहे होते हैं और सोफी बहुत ज़्यादा दुखी लग रही होती है, क्योंकि उसे आना पड़ा उसके डैड की वज़ह से। और दोनों के दोनों सामने की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं ली के भाई का बॉडीगार्ड, जो बोलता है, हाँ यंग मास्टर, हमने उन्हें ढूँढ लिया है और मैंने अभी देखा वो बाहर आए हैं अभी एयरपोर्ट से। ये सुनने के बाद ली का भाई एकदम हँस रहा होता है, बोलता है, ठीक है, पकड़ लो उन्हें। उसका हमें दिखाते हैं ब्रॉक और सेथ का मैच, वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और इन दोनों के मैच को दूर से विक्टर, अकीरा और बॉब देख रहे होते हैं। उसका हमें अकीरा दिखाते हैं जो एकदम शौक होते हुए सामने देख रही होती है, और विक्टर भी सामने देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। लेकिन जो अपना बॉब होता है वो एकदम हंसते हुए मैच को देख रहा होता है। उसका अकीरा बोलती है कि आप इसमें क्या मजा ढूंढते हैं सर? लेकिन बॉब बोलता है, पर ये बहुत ज़्यादा फन है और एक्साइटिंग है। लेकिन अकीरा बोलती है, पर इसमें क्या मज़ेदार चीज़ है? और बॉब बोलता है कि तुम इसे ऐसे कह सकती हो कि ये मैन के बीच की फाइटिंग बॉन्ड है, कि जो हमारा राइवल होता है उससे हमें आखिर में जाके फाइट करनी पड़ती है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। और फिर अकीरा बोलती है कि मैं आपके बारे में क्या ही कहूँ, वैसे भी जिन वो भी बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया है इस बारे में। सच में आदमी ऐसे ही होते हैं। लेकिन वो इतने बोलते-बोलते रुक जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैडम क्या कर रही हैं इस समय? क्या उन्हें चिंता नहीं है इनके बारे में? यहाँ पे हम खुद एक-दूसरे से लड़े जा रहे हैं, जबकि हम एक ही साइड पे हैं। और फिर बॉब बोलता है कि यहाँ पे कोई भी सेम साइड नहीं है, जब बात दुश्मनी पे आती है। और गीता उसकी तरफ देख रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद वो बोलता है कि एक टाइम पे मेरे पास भी एक राइवल था इन्हीं की तरह। मैं सोचता हूँ कि वो अब क्या कर रहा होगा, ज़रूर वो वहाँ पे खुश होगा। और वो सामने किसी के बारे में सोच रहा होता है, तो अकीरा बोलती है कि सर आप मिस्टर जेबी के बारे में बात कर रहे हैं, और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि जैसे वो मर गए होंगे? और विक्टर सोच रहा होता है, क्या ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसको अकीरा बोलती है, क्या वो रिटायर नहीं हो गए? और वो बोलता है, हाँ हाँ, तुमने सही बोला, वो एक आम आदमी बन चुका है। आखिरकार उसने उस टीचर से शादी कर ही ली, जिससे वो स्कूल में मिला था। और हमें दिखाते हैं यहाँ पे जीवी और ये सेथ की टीचर होती हैं, जिनसे उसने शादी कर ली होती है। और यही सोचते हुए बॉब को एकदम गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है कि उस कमीने ने मुझे इसमें भी हरा दिया। आखिरा ये देख के एकदम हंस रही होती है। उसके बाद वो साइड में देखती है, वहाँ पे बहुत तेजी से आवाज आ रही होती हैं। तो हमें दिखाते ब्रॉक ने अटैक किया होता है सेथ के ऊपर, वो एकदम पीछे चला गया होता है। और ब्रॉक सामने देख रहा होता है, तो सेथ के ऊपर अटैक किया होता है उसने, और सेथ वहाँ दूर खड़ा होता है उससे। उसके बाद ब्रॉक पूछता है शायद से, क्या बस तुम्हारे पास यही सब कुछ है और कुछ नहीं है? और यही सुन के शायद को एकदम गुस्सा आ गया होता है। वो अपने हाथ को एकदम टाइट करता है, बोलता है, तू कमीने, बस मैं तो उससे सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था, इसलिए तू अब क्रॉस करेगा लाइन को। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है। इसका शायद बोलता है, पर क्या तू जानता है क्यों तू मेरे लिए मैच क्यों नहीं है? पता है क्यों? तो वो एकदम हंसते हुए बोलता है, क्योंकि हम शुरुआत से ही बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल पे थे, मैं और तू। और ब्रॉक को ये सुन के एकदम गुस्सा आ गया होता है। उसके बाद शायद बोलता है ब्रॉक से कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुत्ता अपने दांतों को कितना भी तेज कर ले, क्या तुमने कभी भी उसे एक शेर के खिलाफ जीतते देखा है? तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि मैं इस मैच को भी जीत जाऊंगा। और एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोल रहा होता है, हंसते हुए। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका शायद एकदम वक्त तो आता है, बोलता है कि तू अब तो गया। और ब्रॉक को यही सुन के एकदम गुस्सा आ जाता है, वो अपने दांतों को टाइट करता है, और उसके सामने शायद होता है, और वो भी पूरे गुस्से से जा रहा होता है शायद की तरफ फाइट करने को। और फिर हमें दिखाते हैं स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम चेयर कर रहे होते हैं किसी को, और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो हमें दिखाते हैं रिंग के अंदर ब्रॉक खड़ा होता है और उसने हरा दिया होता है एक अपोनेंट को। लेकिन ब्रॉक जब पीछे मुड़ के देखता है, तो हमें दिखाते हैं शायद बुरी तरीके से पीट रहा होता है किसी को फ्लोर पे गिरा के। और ये सीजन 1 का सीन होता है, जहाँ पे ब्रॉक को पीट दिया होता है सैथ ने, जहाँ पे उसका भाई, उसके टीचर और सभी लोग देख रहे होते हैं उसकी तरफ।
अब ब्रॉक भी उसे ही देख रहा होता है। इसके बाद शायद बोलता है कि मैं तुझसे एक बार और पूछ रहा हूँ, क्या तू ये सोचता है कि मैं क्या कोई मजाक हूँ? और ब्रॉक उस समय भी उसी की तरफ देख रहा होता है और वो अपनी आंखें बंद करता है। तो वो अपने रियलिटी में आता है जहाँ पे हमें दिखाते हैं, जहाँ पे शायद ने एक बहुत तेजी से पंच मारा होता है इसके मुंह पे, जिसकी वजह से वो एकदम पीछे चला जाता है। और यहाँ पे भी शायद बोल रहा होता है कि तू अभी भी मेरे लिए कोई मैच नहीं है। और ब्रॉक एकदम पीछे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो अपने पैरों की मदद से रुकता है। लेकिन शायद अभी भी उसी की तरफ आ रहा होता है तेजी से। फिर वो दोनों के दोनों अपने पंच को टाइट करते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं गुस्से में। तो ब्रॉक अटैक कर देता है पहले, लेकिन शायद अपने हाथ से उसे रोकता है और अपने दूसरे पंच को मारता है उसकी तरफ। और उसने बहुत तेजी से उसके पेट में मारा होता है वो पंच, जिसकी वजह से ब्रॉक की हालत एकदम खराब हो गई होती है। शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका शायद बोलता है, क्या तू अभी भी नहीं समझा कि फाइटिंग कभी भी स्किल्स के बारे में नहीं थी? और ब्रॉक एकदम जमीन पे डला होता है। उसका शायद बोलता है कि अगर तुम हार गए तो तुम मर भी सकते हो। तो क्या तुम सिर्फ इसलिए मरे क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट स्ट्रांग था? ये बकवास तुम जानवरों के लिए छोड़ दो। यहाँ पे बात जीतने हारने की नहीं है, यहाँ पे बात सर्वाइवल की है। और ब्रॉक वहीं पे डला होता है, वो ये सब बातें सुन रहा होता है। उसका शायद बोलता है कि मैंने जब भी फाइट करी है तब हमेशा से मैंने अपनी जिंदगी को दांव पे रखा है। क्या और तुम्हारे जैसा कोई क्या इस बात को समझ पाएगा? और यही बोल के वहां जा रहा होता है। ब्रॉक खड़ा होता है और यही बात सुन के अपने दांतों को टाइट कर रहा होता है। और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। और अपने पंच को एकदम टाइट करता है और शायद की तरफ मारने के लिए जा रहा होता है। और शायद उसे ही देख रहा होता है पीछे मुड़ के, लेकिन वो एकदम पीछे घूमता है और उसे अवॉइड करता है। उसका वो अपना पंच सीधा उसके चेहरे पे मारता है और वो पंच ब्रॉक के लगा होता है बुरी तरीके से। और ब्रॉक सोच रहा होता है कैंग बहुत ज्यादा फास्ट है, पर जो हमारी पावर है वो सेम लेवल पे है। और शायद बोल रहा होता है, क्या तू अभी भी मरना चाहता है? लेकिन ब्रॉक मन में सोचते हुए बोलता है, पर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल बिल्ड है। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है, क्या ये क्या कर रहा है? तो हमें दिखाते हैं ब्रॉक ने उसे पकड़ लिया होता है और उसे टैकल दे रहा होता है। और फिर वो एकदम चिल्लाता है और वो शायद को एकदम आसमान में उठाता है और सीधा एकदम सुप्लेक्स दे देता है सामने की तरफ गिरा के। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है, तो हमें दिखाते हैं ब्रॉक उसके ऊपर होता है। और ब्रॉक एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो पूरी तरीके से चिल्लाते हुए एक के बाद एक पंच मार रहा होता है शायद के ऊपर, लेकिन शायद अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और ब्रॉक को एकदम गुस्सा आते हुए बोल रहा होता है कि मैंने भी अपनी जिंदगी लाइन पे रखी है कमीने, मैं बिल्कुल सिंसियरिटी से फाइट करता हूँ। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है उसके अटैक को रोकते हुए। फिर हमें दिखाता है वो बिल्डिंग जिसकी छत पे हमें दिखाते हैं वो मैच अभी भी चल रहा होता है ससाकी और जिन के बीच में, जहाँ पे हमें दिखाते हैं जिनके कपड़े एक दो जगह से कटे होते हैं, पर अभी भी उसे कहीं पे सीरियस डैमेज नहीं हुआ होता। और यहाँ पे जिन ने अपने एक ही पंच से ससाकी की शॉट को तोड़ दिया होता है। और उस अटैक के बाद ससाकी के मुंह से खून निकल रहा होता है। ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ है। और लास्ट में वो अपने घुटनों पे आ जाता है। उसके बाद ससाकी बोलता है, क्या तुम सच में, क्या तुमने अपने उस लास्ट पंच में मेरे ऊपर कोई रहम दिखाया था? और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। उसका ससाकी अपनी हार मान लेता है, बोलता है कि ठीक है फिर मैं हार चुका हूँ तुमसे। और यही देखने के बाद एल्डरचन तालियां बजा रहे होते हैं। और जिन और ससाकी दोनों उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। और शायद क्यों भी उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं, वो कुछ नहीं बोलती। और उसके बाद वो बोलते हैं कि अमेजिंग, ये तो बहुत बढ़िया था। इस जवान लड़के ने, इसने तो मुझे भी एक्साइटेड कर दिया। तो जिन बोलता है एल्डरचन से, क्या आप अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हैं? क्यों ना हम अभी फाइट करके देख लें। लेकिन एल्डरचन को सोच रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं सच में ये चाहता हूँ, पर मैं सोचता हूँ ये कुछ ज्यादा ही अनफेयर होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा आराम कर लो और जब तुम पूरी तरीके से तैयार हो तब आना मेरे पास। लेकिन जिन बोलता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मैं अभी बिल्कुल रेडी हूँ। एल्डरसन बोलता है, अच्छा तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, आ जाओ मेरे पास। तो हमें दिखाते हैं कोई आता है एकदम भगते हुए, और ये शायद के अंकल होते हैं। और शायद की उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं। उसका अंकल बोलता है कि मुझे माफ करना सिस्टर इन लॉ, पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और शायद की उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं और वो बोलते हैं कि कोरिया में। तो हमें दिखाते हैं लीका भाई जो बैठा होता है और उसके सामने एक फोटो होती है। और उसके अंदर हमें दिखाते हैं सोफी को पकड़ लिया होता है उसने। और बहुत ज्यादा एकदम डेविल की तरह स्माइल कर रहा होता है उस फोटो को देख के। फिर हमें दोबारा से वहीं छत पे दिखाते हैं जहाँ पे शायद हम बोलती हैं, क्या परेशानी, क्या हुआ? तो फिर अंकल उनके पास में आके उन्हें सारी बात बताते हैं और ये सुन के सोच रही होती हैं, क्या ये क्या हुआ? फिर वो एकदम सीरियस हो जाती हैं। वो सामने देखती हैं जहाँ पे जिन तैयार होता है फाइट करने को एल्डर चैन से। लेकिन एल्डर चैन पीछे की तरफ देखते हैं और सोच रहे होते हैं क्या क्या हुआ। और जिन भी सामने देख रहा होता है उनकी तरफ। उसका शायद को हम बोलते हैं, क्या तुम इसमें इन्वॉल्व हो? और एल्डर चैन बोलते हैं, किसकी बात कर रही हो तुम? तो शायद को हम एकदम गुस्सा आते हुए बोलती हैं, क्या तुमने हमारे आदमियों को किडनैप करने की कोशिश की है और उनको यूज करके हमें धमका रहे हो हैं? और एल्डर चैन उनकी बातें सुन रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रही हैं। उसके बाद वो अपनी चाइनीज भाषा में बोलते हैं, वो कमीना लड़का। उसका जिन बोलता है, सिस्टर आप किसके बारे में बात कर रही हैं? लेकिन शायद क्यों हम बोलती हैं जिन। और वो उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलती हैं कि अभी ये सब करने का टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से मेरे साथ चलो। और जिन बोलता है, हाँ ठीक है सिस्टर। वो उनके साथ जा रहा होता है। एल्डरचन वहीं पे खड़े होते हैं, वो कुछ सोच रहे होते हैं।
उसका वो एकदम चिल्ला के बोलता है, हे रुको। अब वो सभी वहीं पे रुक जाते हैं, तो शायद को हम पीछे देखती हैं। और एल्डचन एकदम गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें मुझे कुछ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की, और वैसे मैंने तुम्हें अलाउ कब किया यहाँ से जाने के लिए। और एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहे होते हैं अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए। और शायद को हम पीछे मुड़ते हुए बोलते हैं, क्या कहा तुमने, रिस्पेक्ट? सुन बुड्ढे। और वो भी अपनी किलिंग इंटेंट को एकदम रिलीज कर देती हैं। और एकदम गुस्से में बोलती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने का, कि मैं यहाँ पे रुकूं और तुझसे आराम से बात करूं। तो सुन बुड्ढे, एकदम शांति से वहीं पे रुक जा, वरना ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और एल्डरसन एकदम गुस्से से उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन सेटकॉम भी कम नहीं होती, वो भी उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं एकदम गुस्से से। और एल्डरसन उनसे कुछ नहीं कह पाते, तो सेटकॉम आगे मुड़ती हैं, बोलती हैं कि ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। और वो एल्डरसन को वहीं पे छोड़ के चली जाती हैं। और एल्डरसन यही देख के एकदम गुस्सा हो गए होते हैं, वहीं पे खड़े होते हैं वो। उसका जिन बोलता है कि क्या हुआ सिस्टर, आप क्या बोल रही थी? उसका सेटकॉम बोलती है अंकल से कि दिखाओ उसे, जिनको भी ये बात पता होनी चाहिए। और अंकल जिन को दिखाते हैं फोन, और जिन उसे ही देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या है। तो हमें दिखाते हैं उस फोन के अंदर फोटो होती है सोफी की, जिसे किसी ने किडनैप कर लिया होता है। और ये लिखा भाई होता है जिसने किडनैप किया होता है इसे। और जिनको ये देख के एकदम गुस्सा आ जाता है, वो एकदम पंच मारता है साइड में, जिसकी वजह से वो एकदम टेढ़ी हो गई होती है सीढ़ियाँ। और जिन एकदम गुस्सा में बोल रहा होता है, अगर मैं वहाँ पे होता तो जरूर ये कुछ नहीं होता, ये सब मेरी गलती है। लेकिन शायद को हम एकदम चिल्ला के बोलती हैं जिन। और जिन एकदम अपने होश में आ गया होता है उसके बाद। और फिर मॉम बोलती हैं उससे कि हम अपने इमोशन में अपना काबू खो दें, यही हमारा एनिमी चाहता है हमसे। तो अपने आप को संभालो तभी हम कुछ कर पाएंगे। और फिर जिन ये बात सुन के वहीं पे खड़ा होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता, उनके पीछे जा रहा होता है। उसके बाद मॉम बोलती हैं अंकल से, तो फिर उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं? फिर अंकल बताते हैं उन्हें कि वो आपसे और शायद से मिलना चाहते हैं। तो मॉम बोलती हैं उनसे, क्या तुमने कोरिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की? लेकिन अंकल बताते हैं उन्हें कि जो हमारे सभी सेल फोन्स हैं वो ले लिए गए हैं यहाँ आने से पहले, तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा उसके बारे में। तो मॉम बताती हैं उन्हें कि ये सब सिचुएशन जाके जैक टायरन को बताओ, और उससे बोलो कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे। सबसे पहले सोफी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। उसके साथ क्यों हम बोलती हैं जिन। और जिन बोलता है हाँ सिस्टर। तो मॉम बोलती है उससे, अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम जानते हो ना सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और जिन उनकी बात सुन के वहीं पे चुपचाप खड़ा होता है। उसके बाद वो बोलती हैं उससे कि अपने डिसीजन अच्छे से लेना, और तुम बिल्कुल कोई हेजिटेट मत करना, जो तुम्हें ज़रूरी लगे तुम वो करो। क्या तुम समझ गए? और जिन अपने हाथों को एकदम टाइट करते हुए बोलता है, ठीक है सिस्टर, मैं इस बात को ऐसे लेता हूँ कि अब मैं किसी को भी मार सकता हूँ, इसकी परमिशन है मुझे। और शायद को हम उसकी ये बात सुन के कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से चली जाती हैं बिना कुछ बोले। तो हमें दोबारा से शायद और ब्रॉक की फाइट दिखाते हैं, जहाँ पे ब्रॉक एकदम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि जब जब मैंने फाइट करी है तब मैंने अपनी जिंदगी को लाइन पे रख के फाइट की है, तू कमीने, तू क्या जानता है इसके बारे में? और शायद अपने हाथ से उसके पंचे से रोक रहा होता है, एकदम सामने देख रहा होता है उसे। तो हमें दिखाते हैं ब्रॉक ने एकदम पंच मारा होता है उसके मुंह पे। और शायद अपने हाथ को एकदम टाइट करता है, और सीधा उसके मुंह पे मारता है चिन के नीचे। और फिर शायद यहीं पे नहीं रुकता, वो अपने दोनों हाथों से ब्रॉक को पकड़ता है, और सीधा उसे अपनी तरफ खींच दिया होता है उसने। तो हमें दिखाता है वो दोनों के दोनों अपने हेड को एक दूसरे से टकराते हैं। और इसी के बाद शायद उसे साइड में फेंक देता है, अपने ऊपर से हटा देता है। और शायद खड़ा हो रहा होता है, तो ब्रॉक उसे देखता है, और वो एकदम अटैक कर देता है शायद की तरफ। और शायद एकदम साइड में देखता है, सोचता है क्या ये क्या है। तो हमें दिखाते हैं ब्रॉक ने एकदम चौक लगा लिया होता है शायद की गर्दन पे, और शायद एकदम स्ट्रगल कर रहा होता है इसके अटैक से। उसके बाद ब्रॉक बोलता है कि तुम हार गए, सरेंडर कर दो अपने आप को। और यही सुन के शायद को एकदम गुस्सा आ गया होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। उसके बाद ब्रॉक बोलता है कि तुम जल्दी बेहोश हो जाओगे जब तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उसके बाद लास्ट में मैं ही विनर बनूंगा। और शायद बोलता है क्या ये किस तरीके की बकवास कर रहा है तू। और शायद एकदम हंसते हुए अपने पैरों को टाइट करता है और जमीन पे मारता है इसे। और ब्रॉक सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है। उसका हमें दिखाता है शायद अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है, और उसने ब्रॉक को भी उठा रखा होता है, और वो बोलता है कि असली मजा तो अभी शुरू हुआ है, इतनी जल्दी क्या है। तो हमें दिखाते हैं शायद अपने दोनों पैरों को यूज करता है और वहां से एकदम जंप कर देता है पीछे की तरफ। और ब्रॉक सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है, इसके पास अभी भी इतनी ताकत है। तो शायद एकदम पीछे ले जा रहा होता है ब्रॉक को अपने पीछे पकड़ के, और वो पीछे की तरफ धक्का दे रहा होता है जहाँ पे दोनों का फोकस नहीं होता। तो हमें दिखाते हैं वो जाके ब्रॉक को पीछे टकरा देता है दीवार से। और इसी के बाद ब्रॉक अपना चौक हटा देता है शायद की गर्दन से। तो हमें ब्रॉक दिखाते हैं जिसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, शायद उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने पंच को टाइट करता है, और ब्रॉक भी अपने पंच को टाइट करता है। तो वो दोनों के दोनों पंच मार रहे होते हैं एक दूसरे को, और दोनों के दोनों नहीं रुक रहे होते। और ब्रॉक शायद के चेहरे पे मारता है, शायद उसके पेट में मारता है, और शायद ने अपने किक से अटैक किया होता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ब्रॉक एकदम पीछे जाके दोबारा से लगता है दीवार में। और शायद यहीं पे नहीं रुकता, अपने पैरों को टाइट करता है और अपने पंच को तैयार कर रहा होता है। और वो दोनों के दोनों अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लेकिन ब्रॉक की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होती, और शायद अभी भी हंसते हुए उसे ही देख रहा होता है। और फिर वहाँ पे शायद कम आती हैं और वो बोलती हैं बेटे। और फिर शायद एकदम ऊपर की तरफ देख रहा होता है, तो वहाँ पे शायद कम होती हैं, अंकल होते हैं, जिन होते हैं।
और वो बोलती हैं सैद से कि रुक जाओ, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तुम यहीं पे रुक सकते हो। और सैद बोलता है, हाँ, मॉम आप ये क्या बोल रही हैं? और एकदम सामने की तरफ देखता है, तो सैद की मॉम उसे देख रही होती हैं। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगी बीच में, पर आपने ये दोबारा से किया है। और मॉम उसी की तरफ देख रही होती हैं। उसका जिन बोलता है कि सैद ब्रदर। और सैद बोलता है, क्या हुआ? अब तुम क्या बोलना चाहते हो मुझसे? तो जिन बोलता है, सोफी सिस्टर वो। और यही सुन के सैद एकदम हिल गया होता है, उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका जिन बोलता है कि उन्हें अभी किडनैप कर लिया है कोरिया के अंदर, और वो भी ट्राइड के लोगों के द्वारा। और वो ली के भाई की गैंग के बारे में बात कर रहा होता है, उन्हें ट्राइड बोलते हैं। और यही शायद सुनना होता है, इसके बाद ही एकदम गुस्से में आ गया होता है वो। बोलता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम? इसके बाद हमें दिखाते हैं मीटिंग रूम में, जहाँ पे ली का भाई बैठा होता है और उसके बॉडीगार्ड भी होते हैं उसके साथ में। और वो अपने दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए टेबल पे बैठा होता है आराम से। उसका वो देखता है, बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे आ ही गए। और फिर हमें दिखाता है गेट एकदम उड़ता हुआ आता है वहां से। और ली के भाई के बॉडीगार्ड एकदम तैयार हो गए होते हैं उसे बचाने के लिए। लेकिन सामने से कोई आता हुआ बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ये एल्डरचन होते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे काम के बीच में इंटरफेयर करने की। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं सभी गार्ड ने अपने हाथ में गन ले ली होती हैं और एकदम तैयार होते हैं वो। और ली का भाई बोलता है कि अगर वो 1 इंच भी हिले तो उसे शूट कर देना। और एल्डरचन बोलते हैं, नॉन स्टॉप अभी तक तुम, क्या तुम मुझे और ज्यादा गुस्सा दिलाना चाहते हो? और यही सुनने के बाद वो एकदम हंसता है, बोलता है कि चुपचाप बकवास बंद कर और इसे देख। और बुड्ढे इसे देख के तुझे और ज्यादा मजा आएगा। और यही बोलने के बाद वो बटन को क्लिक कर देता है। तो एल्डरचन उसी तरह देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। तो वो सामने देखते हैं तो एकदम शॉक में होते हैं। तो स्क्रीन पे हमें दिखाते हैं वहाँ पे उनका परिवार होता है, जहाँ पे सभी को उन्होंने किडनैप करके रखा होता है और गन पॉइंट पे रखा होता है। और वो सभी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं इनके खिलाफ। उसको अली का भाई बोलता है एल्डरचन से, क्या तुमने सच में हमें इतना ज्यादा कम समझ रखा था? तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ऐसे ही बोलेंगे उनसे फाइट करने की बिना कोई प्रिपरेशन के साथ में? मुझे पता था लास्ट में तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए मैंने ये सब तैयार करके रखा था। एल्डरचन को एकदम गुस्सा आ रहा होता है, अपने दांतों को टाइट करते हुए बोलता है, तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो हमें दिखाते हैं उन पे कोई शूट कर देता है और ये बॉडीगार्ड होता है। उसके बाद ये बोलता है अली का भाई कि एक कदम और। तो उसके बाद जो परिवार वहां पे है वो एक ही बार में मर जाएगा। क्या तू ये समझ गया? वही तो हंसते हुए बोल रहा होता है। उसका एल्डरचन बोलते हैं कि अगर तूने किसी को भी हार्म करने की कोशिश की वहां पे, तो मैं तुझे यहीं पे मार दूंगा जान से। और ये सुनने के बाद अली का भाई एकदम जोर से हंस रहा होता है, बोलता है कि कितना ज्यादा मजाकिया बुड्ढा है ये। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि तुम किस सिचुएशन में हो? यहाँ पे तुम मुझे कोई भी धमकी नहीं दे सकते। और ये सुनकर एल्डरचन एकदम गुस्सा हो गए होते हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रहे होते। उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे और ग्रैंड डॉटर को मरते हुए नहीं देखना चाहते, तो तुम्हें चुपचाप मेरी बात सुननी चाहिए। और सबसे पहले तुम ही हो वो जिसने बेकार की शर्तें रखी थी मेरे सामने, जो मेरा काम नहीं करना चाहता, तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, समझते हो ना तुम? तो एल्डरचन उससे बोलते हैं, तो तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ। और फिर लिखवाई बोलता है, हाँ कितनी बार बताना पड़ेगा मुझे तुम्हें ये? सैथ कैंग और उसकी मदर, उन दोनों को मार दो मेरे सामने, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा ना? और एल्डरचन उसकी बात सुन के वहीं पे खड़े होते हैं, फिर वो बोलते हैं, बस यही चाहते हो तुम? और लिखा भाई बोलता है, हाँ हाँ बस यही, तुम मेरे लिए ये करो और मैं तुम्हारी फैमिली को रिलीज कर दूंगा। और एल्डरचन इसी के बाद वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि बच्चा वहां पे डरा हुआ है, तो उसे पहले यहाँ से जाने दो। और फिर लिखा भाई एकदम जोर जोर से हंस रहा होता है, बोलता है कि मेरी इतनी मेहनत आखिरकार काम में आई गई। और एकदम बहुत तेजी से हंस रहा होता है। एल्डरचन वहां से चले जाते हैं। और फिर हमें यहाँ बिल्डिंग के बाहर दिखाते हैं, जहाँ पे शायद कम शायद कोई बहुत तेजी से थप्पड़ मारती हैं। उसके बाद शायद क्या बोलती हैं शायद से कि अगर तुमने अपना दिमाग गटर से बाहर नहीं निकाला तो सोफी मर सकती है, ये तुम्हें पता है ना? और शायद उनकी बातें सुनना होता है। इसके बाद वो सामने देखता है और उनकी बातें मान जाता है। फिर वो बोलता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए मॉम? और उसकी मॉम बोलती है कि अभी के लिए तुमसे मेरी बात सुनो और कुछ नहीं। फिर शायद बोलता है, तो फिर अगर मैं आपकी बात सुनूंगा तो क्या आप गारंटी दे सकती हैं कि सोफी सेफ रहेगी? क्या ये प्रॉमिस आप मेरे साथ कर सकती हैं? और मॉम बोलती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इसमें। और शायद यही सुनकर अपने पंच को एकदम टाइट कर लेता है और मॉम उसे ही देख रही होती हैं। तो हमें दिखाते हैं ब्रॉक और जिन भी वहाँ पे खड़े होते हैं वो नहीं देख रहे होते हैं। और वहाँ पे बाकी सभी लोग भी आ गए होते हैं। और यहाँ पे अपना शायद एकदम गुस्से में होता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। और फिर हमें दिखाते हैं ओशन के ऊपर से एक एरोप्लेन आ रहा होता है। और इसका पैटर्न एकदम मिलिट्री जैसा लग रहा होता है। और इसके अंदर वो सभी आदमी होते हैं जिन्हें कर्नल ने बुलाया होता है। तो उसके बाद वो प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे 8 घंटे में पहुंचेंगे, तो क्या तुम सभी तैयार हो? और फिर ये सभी पूछते हैं, कैप्टन क्या सच में उस आइलैंड पे $10 मिलियन से ज्यादा पैसा है? लेकिन उनका कैप्टन हेनरी बोलता है कि सिर्फ 10 मिलियंस नहीं, वहाँ पे 100 ऑफ मिलियंस हो सकते हैं। और ये सभी लोग बैठे होते हैं एकदम हंस रहे होते हैं उनकी बात सुन के। उसके बाद हेनरी बोलता है कि ये ज्यादा आसान मिशन नहीं होगा, क्योंकि जो इसका स्केल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। कर्नल ने खुद हमें फोन करके बताया इसके बारे में।
उसके बाद इसके बगल में बैठा हुआ आदमी बोलता है कि वहाँ पे 300 आइलैंड ट्रूप्स हैं। वो सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसका ये आदमी बोलता है और फिर ये आदमी बोलता है कि अगर हमें थोड़ा और सपोर्ट मिले तो हम उन 3000 लोगों को संभाल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं, ये उन्हीं को देख रहे होते हैं। उसका हेनरी बोलता है चिंता मत करो टेरी इसके बारे में, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें कोई कमी नहीं है। और इस आदमी का नाम टेरी होता है। उसका हेनरी मैप पे हाथ रखते हुए बोलता है कि जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल 8 बजे शुरू होगा सनसेट के बाद। सबसे पहले टेरी लैंड करेगा पैराशूट की मदद से छत के ऊपर, वो भी 10,000 की ऊंचाई से। और जो उनका कम्युनिकेशन रूम है 13th फ्लोर पे, उसका कंट्रोल लेगा अपने हाथों में। और टेरी यही सुन के एकदम हाँ बोल रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है लेंजो, तुम्हारा गोल है कि उन सभी गार्ड पोस्ट को उड़ा देना, जो भी सैटेलाइट ट्रांसमिशन एंटीना है नॉर्थन पार्ट के आइलैंड पे। उसके बाद ये आइलैंड बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएगा, फिर इससे कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा बाहर से। और लेंजो बोल रहा होता है रोजर कैप्टन। उसका हेनरी बोल रहा होता है बाकी सब तुम वो सब मेरे साथ आओगे, ताकि हम उनकी कमांड टीम को हॉस्टेज बना सकें। और जब हम कर्नल के साथ ज्वाइन करेंगे तब हमारे पास $1 ट्रिलियन होंगे। क्या ये सब तुम समझ गए? और टैरी बोल रहा होता है कि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी उसके बारे में हम क्या करेंगे सर। और ये वहाँ की गार्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हेनरी बोलता है कि हम उन सभी को मार देंगे जो भी हमारे खिलाफ जाएगा। और इसी के बाद वो सभी लोग एकदम हंस रहे होते हैं डेविल की तरह। और फिर हमें दिखाते हैं जैक जो एकदम पंच लेके तैयार होता है और उसके नीचे आयकर डला होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तो जैक बोलता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अलग है जब हम फेस टू फेस फाइट करें, और वैसे ये फाइट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इसी के बाद हमें दिखाते हैं उसने आयकर को हरा दिया होता है और वो खड़ा होता है, तो हमें दिखाता है कोई उसके लिए क्लैप कर रहा होता है। और जैक जब साइड में देखता है तो ये रियान होता है, और रियान उससे बोल रहा होता है कि तुम सच में कुछ ज़्यादा ही अलग हो। पर मैं तुम्हें ये बता दूं जो बाकी सब मैच हैं वो एकदम बिल्कुल बेकार हो गए हैं, क्योंकि जो हमारे कैमरा हैं वो टूट गए हैं। और जो फाइट्स हो रही थी उन्हें बीच में ही रोका गया है कई बार। और जैक सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ है। उसका रियान बताता है कि जो मिडल ईस्ट से बैट लगा रहे थे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे खिलाफ। और जैक उसकी ये सब बातें सुनना होता है। उसके बाद वो देखते हैं साइड में कोई उनकी तरफ आ रहा होता है। तो ये सेहत के अंकल और जिन होते हैं जो उनकी तरफ आ रहे होते हैं, और ये दोनों के दोनों उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। उसका सेहत के अंकल बोलते हैं कि मुझे अर्जेंटली कोरिया के अंदर कांटेक्ट करना है, तो क्या तुम मुझे अभी फ़ोन दे सकते हो? तो जैक बोलता है कि मैं श्योर हूँ, मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि जो कम्युनिकेशन है वो बाद में अलाउ होगी जब आप यहाँ से जा सकते हैं, तब तक आप कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकते बाहर तक। तो फिर अंकल बोलता है कि जो हमारा एक आदमी है उसे किडनैप कर लिया है ट्राइड ने, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें इन्वॉल्व ना हो। क्या तुम्हें ये पता है? और सिर्फ फ़ोन दिखाते हुए बोल रहे होते हैं। लेकिन जब जिन साइड में देखता है तो सोच रहा होता है क्या ये क्या है, ये तो वही आदमी है जिसकी शायद ब्रदर्स के साथ फाइट हुई थी। और टाइगर को देख रहा होता है, अगर जमीन में डला होता है। उसका जैक बोलता है कि यहाँ पे हम जिसके बारे में चिंता करते हैं वो है मैच, और हमें और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो इस चीज़ में हमें इन्वॉल्व नहीं है। और अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं, जिन भी उसी की तरफ देख रहा होता है। और उसके बाद अंकल एकदम झुक जाते हैं उसके सामने, जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहे हैं। और फिर अंकल एकदम पूरी रिस्पेक्ट के साथ पूछ रहे होते हैं क्या तुम मुझे एक फ़ोन कॉल करने दोगे कोरिया? मैं तुमसे भीख मांगता हूँ इस बात की। और जिन भी एकदम उदास हो गया होता है ये सुन के। और जैक उसी की तरफ देख रहा होता है, तो रेहान एकदम मान जाता है, बोलता है कि ठीक है फिर ये लो, तुम इससे फ़ोन कर सकते हो। और अंकल की तरफ अपना फ़ोन फेंक देता है। तो अंकल बोलते हैं थैंक। लेकिन इतने में ही वो रुक जाते हैं, तो सामने देखते हैं तो जैक ने फ़ोन पकड़ लिया होता है बीच में। और वो बोल रहा होता है कि ठीक है, अगर तुम्हें फ़ोन कॉल करनी है तो मैं तुम्हें इसकी परमिशन दूंगा, पर इससे पहले तुम्हें मेरे खिलाफ जीतना होगा। तो हमें दिखाते हैं जिन बिना कुछ सोच समझे एकदम स्पीड से आता है उसकी तरफ और एकदम अटैक कर देता है उसके ऊपर। और जिन ने पहला अटैक किया होता है उसके मुंह पे, और उसके बाद वो दूसरा अटैक करता है उसकी साइड में। तो हमें दिखाते हैं उसके हाथ से फ़ोन गिर गया होता है। और जिन एकदम गुस्से से उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो पीछे जाके लैंड करता है जैक की। और रियान उसे ही देख रहा होता है, और हमें दिखाता है फ़ोन एकदम हवा में होता है। और जिन फ़ोन को देखता है वैसे ही वो किक मारता है उसमें ज़ोर से। और वो फ़ोन सीधा अंकल के पास पहुंच गया होता है, अंकल उसे कैच कर लेते हैं। और जैक बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें साफ-साफ बोला था कि मैं तुम्हें फ़ोन जब यूज़ करने दूँगा जब तुम मुझसे जीत जाओगे। क्या ये तुम्हें समझ नहीं आया? और फिर जिन पूछता है जैक से क्या ये मज़ाक है तुम्हारे लिए? और जैक सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है? उसका जिन खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम्हें मज़ा आता है ये सब करने में? और जैक उसी की तरफ देख रहा होता है एकदम गुस्से से। लेकिन अपना जिन भी एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो भी उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद जैक अपने दाँतों को एकदम टाइट करता है और वो बोलता है कि तू सिर्फ मुझे घूरने से मुझे नहीं हरा देगा। मैं तेरा सारा डाटा जानता हूँ। और फिर जिन बोलता है अंकल से कि कोरिया कॉल करिए और सोफी सिस्टर को बचाइए। और अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं, वो फ़ोन को ऑन करते हैं। और यही सब देख के जैक को एकदम गुस्सा आ गया होता है। वो अपने दाँतों को टाइट करते हुए बोलता है कि मैंने तुझसे बोला ना कि तुझे मुझे पहले हराना पड़ेगा। और सीधा एक पंच मारने वाला होता है जिन पे।
और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, वो कुछ नहीं करता। उसका एकदम अपनी बॉडी को रोटेट करते हुए उससे बच जाता है और फिर वो सीधा जैक के हाथ का सपोर्ट लेता है और किक मारने के लिए जा रहा होता है जैक को। और जैक सोच रहा होता है, क्या ये कैसे बचा? उसके बाद वो सीधा एक हॉरिजॉन्टल किक मारता है उसको मुँह पे बड़ी तेज़ी से। लेकिन जैक बच गया होता है अपने हाथ से और एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। तो फिर वो देखता है कि जिन दोबारा से अटैक करता है उसी के ऊपर। और जिन ने सेम टाइम पे ही 2 अटैक कर दिए होते हैं एक ही बार में, बिना कोई पोज़ीशन चेंज करे। जिसकी वज़ह से वो एकदम पीछे जा रहा होता है, सोच रहा होता है, क्या ये कैसे हुआ? और एकदम बहुत ज़्यादा दर्द में भी होता है वो। फिर हमें दिखाते हैं जिन यहीं भी नहीं रुकता, वो सीधा आता है उसकी तरफ और इस बार वो अपने घुटने से अटैक करता है, उसके मुँह पे सीधा तेज़ी से मारता है और ज़मीन में लिटा देता है उसे। और जिन के इसी अटैक से जैक सीधा ज़मीन में डला होता है और उसके बाद जिन बोलता है कि मैंने आपसे बोला ना कि आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं। और शायद के अंकल कॉल कर रहे होते हैं, उसका जिन देखता है साइड में, तो जैक अभी तक नॉकडाउन नहीं हुआ होता, वो दोबारा से अटैक करता है जिन के ऊपर और जिन को एकदम पीछे की तरफ हटा देता है। उसके बाद जिन एकदम दूर खड़ा होता है उससे और जैक खड़ा होता है और मन में सोच रहा होता है कि डाटा और रियलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है। और जिन एकदम जैक की तरफ देख रहा होता है, उसके बाद जैक बोलता है कि नोबिया का डाटा बिल्कुल बेकार है। अब से मैं तुमसे अपनी पूरी स्किल्स के साथ फाइट करूँगा। उसका जिन बोलता है जैक से कि तुम ही हो ना वो जिसने ये सब कुछ प्लान किया है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? और जैक उसी की तरफ देख रहा होता है और जिन भी उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है, तो फिर तुम्हें और एकदम तेज़ी से उसके पास पहुँच गया होता है। इसके बाद वो बोलता है, तो फिर तुम्हें अपने कामों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और जैक देखता है, क्या ये इतने पास आ गया? और एकदम डर रहा होता है, सोच रहा होता है कि इतने पास कैसे आ गया ये? और उसी के बाद जिन सीधा एक अटैक करता है अपने घुटने से उसके पेट पे और जैक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और जिन भी एकदम अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है उसके अटैक में। तो हमें दिखाते हैं जिन के इसी एक अटैक की वज़ह से जैक बहुत ज़्यादा दूर चला गया होता है, सीधा पेड़ से जाकर टकराता है वो और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, फिर वो खड़ा भी नहीं हो पाता, सीधा ज़मीन में गिर जाता है उसी के बाद। और जिन वहीं पे खड़ा होता है, उसके बाद वो बोलता है कि मैंने अभी तक इसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करी है, ये अभी ज़िंदा है। तो दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड मैं जल्द से जल्द लाऊँगा, तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाय बाय।